हाय मेरे प्यारे बच्चे, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों का वेलकम है मेरे चैनल पर। मैं आज आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं 2019 का क्वेश्चन बैंक का प्रथम पार्ट पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, तो देखते हैं इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है जो आप लोग देख सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साइंस का प्रथम पाली का 2019 का आप लोगों का पूछा गया है। पहला वाला क्वेश्चन क्या है, आपसे आपसे कह रहा है कि टिंडल जो प्रभाव होता है वो प्रकाश की किन परिघटनाओं के कारण प्रदर्शित करता है। तो टिंडल प्रभाव जो होता है वो किसके कारण होता है? प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का विक्षेपण, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का प्रकीर्णन। तो हम लोग जानते हैं प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, लाइट ऑफ एस्केपिंग के कारण ये क्या होती है, हम लोग का ये होता है, क्या होता है, टिंडल प्रभाव पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है कि निम्न में से कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। आप लोग जानते हैं कि हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं, एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है और एक क्या होता है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। जो सिंगल बॉन्ड होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। जब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। तो आप यहाँ पे पहले आपको चेक करना पड़ेगा बारी बारी से कि कौन संतृप्त है और कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। आपको पहला वाला ऑप्शन में दे रखा है मीथेन, तो ये क्या है, कार्बन है। इसका अगर आप संरचना सूत्र बनाएंगे तो इधर इधर इधर, तो सबको सिंगल बॉन्ड से हो जाएगा, है ना। ये क्या हो गया, मीथेन हो गया आपका। सबको हाइड्रोजन हाइड्रोजन से एक बॉन्ड हो जाएगा। उसके बाद C2H6 से कितना कार्बन है, दो कार्बन है। तो कार्बन कार्बन के बीच डबल सिंगल बॉन्ड होता है, इधर इधर हो जाएगा। यहाँ पे तीन हो गया, इधर तीन इधर हो गया ना, छह छह हाइड्रोजन, छह लगा दिए। उसके बाद यहाँ पे C2H4, तो इनमें से क्या हो जाएगा, C2 दो आपका कार्बन है, एक हाइड्रोजन इधर देना पड़ेगा, एक हाइड्रोजन इधर, तो बीच में क्या देना पड़ेगा आपको, डबल बॉन्ड देना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि कार्बन क्या करता है, अपने चार बॉन्डों के साथ घिरा हुआ रहता है। कार्बन का काम क्या है, कार्बन वो कितने बॉन्ड के साथ, चार बॉन्ड के साथ घुमा हुआ रहेगा, मतलब घिरा हुआ रहेगा, वो चार बॉन्डों के साथ जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ना आपका C2H4 इथिन जो है ये क्या है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, क्योंकि इनके बीच क्या कितना बॉन्ड बन रहा है, डबल बॉन्ड बन रहा है, इसलिए। ठीक है, नंबर 3 में आपसे कह रहा है कि निम्न में से कौन सा यौगिक ईंधन के रूप में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ईंधन के रूप में हम लोग कौन सा यौगिक का इस्तेमाल करते हैं, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, इथेनॉइक अम्ल और इनमें से सभी। तो आप लोग जानते हैं इथेनॉल जो होता है ना, इथेनॉल का इस्तेमाल हम लोग क्या करते हैं, ईंधन के रूप में करते हैं, इथेनॉल का इस्तेमाल। ठीक है, इसका इस्तेमाल ईंधन के रूप में हम लोग इथेनॉल का इस्तेमाल करते हैं। ओके, एग्जाम्पल 4 में आपसे कहता है निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है। आहार श्रृंखला का निर्माण कौन करता है, देखिए घास, गेहूं तथा आम, ये एक दूसरे के पर तो निर्भर है नहीं। आहार श्रृंखला वो होता है जो एक दूसरे को क्या कर लेता है, खा लेता है ना। बकरी गाय, बकरी गाय को खाएगी नहीं, ये तो हो नहीं सकता है। घास, बकरी तथा मानव, हाँ ये हो सकता है, ऑप्शन नंबर सी हो सकता है। घास को कौन खाता है, बकरी खाता है, और बकरी को कौन खाता है, मानव खाता है। ये क्या बना, आहार श्रृंखला बन रहा है कि नहीं है। घास मछली, घास को मछली नहीं खाता है और मछली को बकरी नहीं खाता, ये भी आहार श्रृंखला नहीं बनेगा। तो निम्न में से कौन आहार श्रृंखला हो जाएगा, घास हो जाएगा, बकरी हो जाएगा और क्या हो जाएगा, मानव हो जाएगा, क्योंकि एक दूसरे पर निर्भर है इसलिए। ओके, आगे वाला क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे कहा था कि मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है। तो आप ये बात बहुत पहले से जानते हैं, क्लास 7 से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। मतलब बोले तो कितनी होती है, 4 होती है। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ का ऑक्सीजन का ह्रास होता है। जब ऑक्सीजन का ह्रास होता है या हाइड्रोजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का ह्रास होना या हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है, उपचयन अभिक्रिया कहलाता है। क्या कहलाता है, उपचयन अभिक्रिया कहलाता है। क्या कहलाता है, और अपचयन अभिक्रिया क्या कहलाता है, जब ऑक्सीजन का क्या होता है, गेन होता है, मतलब ऑक्सीजन जुड़ता है और हाइड्रोजन का ह्रास होता है, तब अपचयन अभिक्रिया होता है। समझे कि नहीं समझे। जब यहाँ पे ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है मतलब ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। जब ऑक्सीजन का लॉस होगा तो हाइड्रोजन क्या करेगा, जुड़ेगा, तो कौन सा अभिक्रिया कहलाता है, तो उपचयन अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी में समूह की संख्या कितनी होती है। तो आप लोगों को पता होगा कि आधुनिक आवर्त सारणी में समूह की संख्या कितनी होती है, 18 होती है। अगर यहाँ पे आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त संख्या पूछी जाती है तो आवर्ती की संख्या कितनी होती है, 7 होती है, पता है ना। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्ती की संख्या, पीरियड्स की संख्या कितनी होती है, तो 7 होती है, और ग्रुप्स की संख्या कितनी होती है, 18 होती है। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि आधुनिक आवर्त सारणी किसने दिया था, किसने प्रतिपादन किया था, तो हम लोग जानते हैं मोस्ले साहब ने आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका, खाद्य पदार्थ। खाद्य पदार्थ का मतलब जो खाने वाला जो पदार्थ होता है। खाद्य पदार्थ में डिब्बों पर जिंक के बजाय टीन का लेप क्यों चढ़ाया जाता है। अभी हम लोग देख रहे हैं कि जो खाने वाला जो पदार्थ था ना, जो भी बिस्किट वगैरह आता है टीन में जो आता था, उस पर जो किसका लैंप चढ़ाया जाता है, टीन का लैंप चढ़ाया जाता है। टीन जो है टीन का लेप चढ़ाया जाता है। क्यों जिंक का लेप क्यों नहीं चढ़ाया जाता है, क्योंकि टीन की अपेक्षा जिंक महंगा होता है, इसका कोई मतलब नहीं है। टीन की अपेक्षा जिंक का गलनांक अधिक होता है, इसका भी कोई लेना देना नहीं है। टीन की अपेक्षा जिंक अधिक क्रियाशील होता है। टीन की अपेक्षा जिंक अधिक क्रियाशील होता है, टीन की अपेक्षा जिंक कम क्रियाशील होता है, नहीं, टीन की अपेक्षा जिंक क्या होता है, अधिक क्रियाशील होता है। क्यों, क्योंकि टीन क्या होता है, कम क्रियाशील होता है और जिंक क्या होता है, अधिक क्रियाशील होता है। जब जिंक अधिक क्रियाशील होगा तो खाने वाला जो भी पदार्थ होगा उसके साथ अभिक्रिया करके कुछ और बना लेगा, यानी तो खराब हो जाएगा। ठीक है, यानी तो कोई और नया चीज बना लेगा। इसलिए जिंक क्या होता है, अधिक अभिक्रियाशील होता है, और टीन कम क्रियाशील होने के कारण खाद्य पदार्थों में हम लोग क्या करते हैं, जिंक के बदले टीन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, निम्न में से कौन पुनरावृत्त दुबन का उदाहरण है। मतलब पुनरावृत्ति का मतलब रीऑर्गेनाइजेशन होता है, दोबारा वो मतलब क्या हो जाएगा, क्या होगा, हाइड्रा, अमीबा, एस्पायरोगोरा, इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग जानते हैं हाइड्रा को
कहीं से भी काट दो, कुछ भी कर दो, समझे, फिर नया उसमें हाइड्रा उत्पन्न हो जाता है, मतलब रिप्रोडक्शन हो जाता है उसमें, ठीक है। तो हाइड्रा क्या होता है, ये पुनर्विद्यमान विद्यमान होता है उसमें, हाइड्रा में। हाइड्रा को कहीं भी काट दो, फिर वहां में हाइड्रा निकल जाएगा, ठीक है। तांबे की तार की एक आयताकार कुंडली, कल ये क्वेश्चन आया था, 2018 में भी क्वेश्चन आया था, 2019 में भी क्वेश्चन आया है। तांबे की तार की एक आयताकार कुंडली में किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन में गति कर रही है, तो इस कुंडली में प्रेरित उस धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होता है। तो हम लोग जानते हैं आधे परिभ्रमण के पश्चात ये क्या होता है, बदल जाता है। आधे परिभ्रमण के पश्चात इसका क्या होता है, धारा का मान बदल जाता है, ठीक है। तो फिर कौन सा आंसर हो जाएगा, आधा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है कि सल्फर की परमाणु 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है। तो आप लोग जानते हैं सल्फर कितना होता है, 16 होता है। तो इसका हम लोग क्या करते हैं, कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं। तो कितना हो जाएगा, 2,8,6। तो इसकी भारी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा। कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 6 हो जाएगा भारी कक्षा। भारी कक्षा में इलेक्ट्रॉन पूछा है, तो भारी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, तो 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए क्या कहता है आपसे, कह रहा है कि ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितनी होती है। तो आप लोग जानते हैं ग्लूकोज का फॉर्मूला कितना था, C6H12O6। तो बताइए, तो ऑक्सीजन पूछ रहा है, ऑक्सीजन में कितने हैं परमाणु संख्या, तो ऑक्सीजन में कितने अणु है, तो 6 अणु है। पहले ग्लूकोज में कि एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु है, तो ऑक्सीजन के कितने परमाणु है, 6 है। अगर कार्बन की पूछते तब भी वो 6 था। अगर हाइड्रोजन की पूछेंगे तो कितना हो जाएगा, हाइड्रोजन के 12 हो जाएंगे, ठीक है। हाइड्रोजन के कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। ग्लूकोज का फॉर्मूला कितना होता है, C6H12O6 होता है। तो ऑक्सीजन का पूछ रहा है, तो ऑक्सीजन के कितने अणु है, ऑक्सीजन के 6 अणु है इसमें ग्लूकोज में। अगर हाइड्रोजन के पूछे तो हाइड्रोजन के कितने होते हैं, 12 होते हैं। कार्बन के पूछे तो कार्बन के भी कितने हैं, 6 है, ठीक है। नई कार्तीय चिन्ह के परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने में रखे गए बिंब की दूरी ली जाती है, किसका, धनात्मक ऋणात्मक, कभी धनात्मक कभी ऋणात्मक, इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग जानते हैं जो नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी होता है उसके अनुसार हमेशा दर्पण के सामने में या बिंब के सामने में कौन सा चिन्ह लिया जाता है, ऋणात्मक चिन्ह लिया जाता है। कौन सा चिन्ह लिया जाता है, ऋणात्मक। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। पीत रस कहां से स्रावित है, पीत का रस कहां से स्रावित होता है, आप लोग जानते हैं, ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। पीत का रस कहां से स्रावित होता है, तो पीत का रस यकृत से स्रावित होता है। कहां से भाई, यकृत से, मतलब बोले तो लिवर से स्रावित होता है। निम्न में से कौन सा मलेरिया परजीवी है, मतलब मलेरिया परजीवी जानते हैं ना, वैसा मलेरिया जो दूसरे पर क्या रहता है, निर्भर रहता है। ये क्या हो जाएगा, प्लाज्मोडियम। क्या होता है, प्लाज्मोडियम। ये क्या होता है, एक ऐसा मतलब मलेरिया होता है जो दूसरे पर क्या रहता है, जीवित रहता है, ठीक है। आगे वाला क्वेश्चन क्या है कि एल्युमिनियम की मोटी ऑक्साइड परत बनाने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, तो एरोडीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, ये क्या आता है, एनसीईआरटी का लाइन है। एल्युमिनियम की जो मोटी परत होती है ना, उसका ऑक्सीडाइज करने की परत बनाने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, एरोडीकरण कहते हैं। बात समझे। सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु क्या होता है, अगर सामान्य नेत्र के लिए निकट बिंदु पूछता तो निकट बिंदु कितना होता है भैया, 25 सेंटीमीटर। और दूर बिंदु कितना होता है, अनंत होता है। दूर बिंदु कितना होता है, अनंत होता है। याद रखिएगा, पता चलेगी 25 सेंटीमीटर रट्टा मार के गए, ये लगा दीजिएगा। क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा, यहाँ क्या है, दूर बिंदु है। अगर यहीं पे निकट बिंदु होता तो कितना होता, 25 सेंटीमीटर। और दूर बिंदु है तो इसलिए क्या हो जाएगा, हम लोग का जो नॉर्मल जो आंख होता है किसी भी इंसान का, वो मतलब कहां तक देख सकता है, जेन्युइन मतलब अनंत तक देख सकता है। अगर कम से कम कहां तक देख सकता है, तो 25 सेंटीमीटर तक देख सकता है, ठीक है। बोल रहा है कि कौन सी गैस वैश्विक उष्मा के लिए उत्तरदायी है। तो हम लोग जानते हैं कि दो गैस ऐसा है जो वैश्विक उष्मन है ना, इसके लिए बहुत ही क्या है, उत्तरदायी है। एक कौन सा, कार्बन डाइऑक्साइड और एक मीथेन। तो इसमें देखिए कौन सा दे रखा है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड दे रखा है। तो कौन सी गैस, बोल रहा है कि कौन सी गैस वैश्विक उष्मन के लिए उत्तरदायी है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस वैश्विक उष्मन के लिए क्या उत्तरदायी है। ये ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ये सब तो उत्तरदायी नहीं है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड बहुत उत्तरदायी है उसके लिए, ओके। आगे वाला क्वेश्चन कहता है कौन सा अजैव नमनीकरण, जैव नहीं अजैव पूछ रहा है। अजैव नमनीकरण पदार्थ है टिश्यू पेपर, केले का छिलका, थर्माकोल। तो आप लोग जानते हैं अजैव नमनीकरण वो पदार्थ होते हैं जो प्राकृतिक परिघटनाओं से वो क्या करते हैं, वो नहीं गलते हैं ना, उसका अपघटन नहीं हो पाता। प्राकृतिक जो परिघटना होता है उसके कारण से उसका अपघटन नहीं हो पाता है। तो इसका मतलब कौन हो जाएगा, थर्माकोल हो जाएगा। थर्माकोल ऐसा मतलब ये होता है, चार थर्माकोल ऐसा चीज है जो प्राकृतिक जो परिघटना होता है उसके कारण वो मतलब डिकम्पोज नहीं हो पाता है, मतलब गलसल नहीं पाता है। लेकिन टिश्यू पेपर हुआ, केले का छिलका, ये लोग तो गलसल जाता है। तो ये दोनों क्या हो गया आपका, जैव हो गया निम्नीकरण। लेकिन ये जो टिश्यू का पेपर है, सॉरी थर्माकोल क्या हो जाएगा आपका, अजैव अनम्नीकरण पदार्थ है, ठीक है। निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो हम लोग जानते हैं उत्तर लेंस जो होता है, उत्तर लेंस उसकी जो फोकस दूरी होती है वो क्या होता है, हमेशा धनात्मक होता है। बात समझे। समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधों की संख्या घटाने के उपरांत संयोजित प्रतिरोधकता का कुल प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ता है, घटता है, अपरिवर्तित रहता है, इसमें से कोई नहीं। देखिए, तो हम लोग जानते हैं 1/r बराबर कितना होता है, 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 प्लस जो बहुत सारा होगा ना। इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें अगर इसमें ये जो है हम लोग का प्रतिरोध है, इसकी संख्या को घटा देंगे ना, तो इसकी संख्या को घटा देंगे ना, ये जो प्रतिरोध है ना, इसका मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, समझे। तो समांतर क्रम से संयोजित प्रतिरोधों की संख्या घटाने पर
इसमें अगर ये जो समांतर क्रम जो प्रतिरोध है इसको घटाने पर ये जो प्रतिरोध की कुल जो प्रतिरोध है ना, कुल प्रतिरोध उसका मान क्या करेगा, बढ़ेगा, समझे, उसका उल्टा होता है एक दूसरे का, रेसिप्रोकल होता है ना, इसलिए। कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है, तो कवक में मृतजीवी होता है, संभोजी, स्वपोषी, स्वपोषी तो होता ही नहीं कवक में, क्योंकि कवक क्या होता है, मृतजीवी से बनता है, जानते हैं ना, मृतजीवी से क्या बनता है, मृत और गले हुए चीजों से क्या करती बनती है, तो कवक कौन सा हो जाएगा, मृतजीवी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मृतजीवी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्न में से कौन सा पद विद्युत परिपथ के लिए विद्युत शक्ति को निरूपित करता है, विद्युत शक्ति को कौन निरूपित करता है, विद्युत शक्ति का मतलब क्या होता है, पावर, मतलब बोले तो क्या, P बराबर वी आई, हम लोग जानते हैं P बराबर कितना होता है, वी आई होता है, और V बराबर कितना होता है, आई आर होता है, जानते हैं ना, V बराबर कितना होता है, आई आर होता है, तो हम लोग V की जगह कितना रख देंगे, आई आर रख देंगे, V की जगह कितना रख देंगे, आई आर इंटू आई आर कितना हो जाएगा, आई स्क्वायर आर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, आई स्क्वायर आर, तो P बराबर कितना हो जाएगा, आई स्क्वायर आर, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो कौन सा पद विद्युत परिपथ में, मतलब विद्युत जो परिपथ होता है उसमें विद्युत शक्ति को निरूपित करेगा, तो आई स्क्वायर आर करेगा, ठीक है। बोले क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहा है कि निम्न में से कौन सा अंग संधिवी ग्राही नहीं है, संधिवी ग्राही का मतलब समझ रहे हैं, वैसा जो अपने आप क्या करे, गति करे, वैसा अंग जो क्या करे, अपने आप गति करे, तो कौन सा अंग संधिवी ग्राही नहीं होगा, कान, आंख, नाक, दिमाग, तो दिमाग क्या होता है, हम लोग अस्थायी होता है, क्या होता है, परमानेंट होता है, ये बाहरी चीजों को सोचने का कैपेसिटी होता है इसको, ये अस्थायी एक जगह बैठा हुआ है, नाक हुआ, कान हुआ, आंख हुआ, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने से हिला सकते हैं, संवेदी कर सकते हैं, मतलब बोले तो गति कर सकते हैं, लेकिन दिमाग को कर सकते हैं, चीजें तो नहीं कर सकते हैं ना, तो कौन सा हो जाएगा आपका संवेदी अग्राही अंग, कौन नहीं है, दिमाग है, ठीक है, ये सब है, इसको देखिए हिला सकते हैं, संवेदी मिला सकते हैं, गति मिला सकते हैं। किस दर्पण का उपयोग सामान्य वाहनों के पश्चिम दृश्य दर्पणों के रूप में किया जाता है, तो ये बहुत अच्छी तरीके से हम लोग क्वेश्चन का जानते हैं कि हम लोग है ना, दर्पण को क्या करते हैं, मतलब जो वाहन होता है उसके पीछे में हम लोग किस प्रकार का दर्पण लगाते हैं, उत्तर दर्पण को लगाया जाता है, क्यों उत्तर दर्पण को लगाया जाता है, क्योंकि वो क्या करता है, सीधा प्रतिबिंब बनाता है और बड़े वस्तु को छोटे वस्तु में हमें दिखाता है, बहुत अच्छे आकार में दिखाता है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, उत्तर दर्पण का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। कह रहे हैं कि किस वर्ण, वर्ण मतलब होता है रंग, किसका रंग सबसे अधिक होता है, मतलब सॉरी, किसका रंग तिरंगदेह, सबसे अधिक किसका होता है, तो हम लोग जानते हैं लाल, नीला, पीला, बैगनी, तो हम लोग जानते हैं सबसे अधिक तिरंगदेह किसका होता है, बहुत दूर तक कौन वस्तु दिखाई देता है, तो लाल, लाल एक ऐसा वर्ण है जो हमें बहुत दूर तक नजर आती है ना, इसलिए लाल रंग को कौन सा रंग कहा गया, डेंजर रंग कहा गया है ना, डेंजर का खतरा लाल ही होता है ना जी, तो तिरंगदेह सबसे अधिक किसका होता है, तो लाल का होता है। समजाति अंगों का उदाहरण क्या होता है, समजाति का मतलब क्या होता है, वैसा अंग जो दिखने में एक जैसा हो लेकिन काम अलग अलग हो, समजाति का समजात, सम माने बराबर, एक जैसा है ना, तो समजातीय अंगों का उदाहरण कौन होगा, देखने में एक जैसा हो लेकिन काम अलग अलग हो, तो हमारा हाथ और कुत्तों का अग्रपाद बिल्कुल देखने में एक जैसा है, काम लेकिन अलग अलग है, ये तो सही है। हमारा दांत और हाथी का दांत, दांत उसका भी है और हमारा भी है तो एक जैसा दांतें है लेकिन उसका काम अलग अलग है, हमारा काम अलग अलग है। आलू और घास की ऊपरी भूसी, ये भी बात से में, आलू जो होता है और घास की ऊपरी भूसी लगभग एक जैसा ही होता है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। समजाति का मतलब होता है देखने में एक जैसा लगे और काम अलग अलग हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, कह रहा है कि निम्न में से कौन उत्तम ऊर्जा का स्रोत है, सबसे अधिक ऊर्जा हमें कौन देती है, कोयला, लकड़ी, पेट्रोलियम, बायोगैस। लकड़ी, कोयला और पेट्रोलियम जो होता है ये क्या होती है, ये जल करके क्या करती है, हमारे वायुमंडल को प्रदूषित करती है, खराब करती है, लेकिन और ये क्या है, ये लिमिट है ना, इसका जो मात्रा है सीमित है, कभी ना कभी एक मतलब 1000 साल या 2000 साल बाद ये क्या हो जाएगी, अपने आप खत्म हो जाएगी, इसलिए सरकार भी कह रहा है कि आप लोग कोयला या पेट्रोल या कोयला और पेट्रोल का ज्यादा लकड़ी का इस्तेमाल ना करें, उसके बदले हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, सीएनजी का इस्तेमाल करते हैं आजकल, है ना, क्योंकि ये क्या हो जाता है, सीमित है, और लेकिन जो बायोगैस है, बायोगैस क्या असीमित है, और ये क्या करती है, हमारे जो वायुमंडल है उसको भी खराब नहीं कर रही है, प्रदूषित नहीं कर रही है, तो सबसे उत्तम ऊर्जा का स्रोत कौन है भाई, बायोगैस है, ठीक है। बोला कौन अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि को जैसा कार्य नहीं करती है, तो अग्नाशय से करती है, अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों कार्य करती है। पीयूष ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि ऐसा होता है जो अंतःस्रावी कार्य करती है, ये सिर्फ क्या करते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथि कार्य करती है। पीयूष ग्रंथि क्या है, ये अंतःस्रावी ग्रंथि है, समझे कि नहीं समझे, स्पेशल। और ये अंडाशय और वृषण ये क्या है, अंत और बाहरी दोनों स्रावी है, लेकिन ये जो है ना पीयूष ग्रंथि जो क्या अंतःस्रावी ग्रंथि है, समझ में आया। फ्लेमिंग के वाहन नियम क्या, बाएं हाथ की तर्जनी क्या संकेत करता है आपको, तो उसका संकेत करता है ये वाला जो तर्जनी उंगली जो होता है वो क्या करता है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताता है, क्या करता है भाई, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताता है। चालक और ये तो होगा ही नहीं, चालक की प्रवाह विद्युत धारा, यहाँ विद्युत धारा से कोई मतलब ही नहीं है, यहाँ विद्युत बल से कोई मतलब ही नहीं है, क्या करता है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताता है, कौन, ये फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम जो होता है ना, वो क्या करती है, उसका तर्जनी वाला जो उंगली होता है इस तरीके से जो घुमाता है वो, ठीक है ना, वो क्या करती है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताता है, ठीक है। आगे वाला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्न में से कौन सा गंगा प्रदूषण के लिए उत्तरदायी है, हमारा जो गंगा नदी है वो खराब हो रही है, वो प्रदूषित हो रही है, कि कौन इसके लिए उत्तरदायी है, कौन इसके लिए नहीं है। गंगा का मछली का पालन करना, अगर गंगा नदी में मछली पालन करेंगे तो क्या वो प्रदूषण होगा, बिल्कुल नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर ए मुझे नजर आ रहा है। गंगा में अधे जल को बहा देना, अधे जल मतलब जो आधा जले और आधा ना जले उसको बहा देना, ये तो गंगा को क्या करी, खराब कर रही है।
गंगा का कपड़ा धोना, जब गंगा नदी में हम लोग कपड़ा धोएंगे तो उसमें क्या करेगा, केमिकल जाएगा उसके अंदर, क्योंकि साबुन क्या है, केमिकल चीज है ना, वो जाएगा तो गंगा के पानी को खराब करेगा, ये भी क्या कर दूषित है। गंगा में रासायनिक अपशिष्ट उत्सर्जन, कोई भी जो रासायनिक पदार्थ होगा उसको छोड़ देंगे, जैसे गंदा पानी हो गया या कोई भी कचरा हुआ, जैसे मतलब जितना भी मतलब कचरा उचरा निकलता है सब नदी में फेंक देना, ये क्या है, ये गंगा का रासायनिक अपशिष्ट पदार्थ हुआ ना, ये सब क्या करता है, गंगा नदी को खराब करेगा। लेकिन गंगा में मछली पालना क्या होगा, ये क्या है, गंगा को प्रदूषित नहीं कर सकता है, ठीक है। पुष्प नर का जनानंग क्या कहलाता है, पुंकेश्वर कहलाता है। ये क्वेश्चन बहुत भी आई, आप लोग सबको जानते हैं कि पुष्प का नर जनानंग क्या कहलाता है भैया, पुंकेश्वर कहलाता है। क्या कहलाता है, पुंकेश्वर कहलाता है ना। किस लेंस का उपयोग करके दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित किया सकता है, मतलब अगर किसी आदमी को अगर दीर्घ दृष्टि मतलब दूर की वस्तु को देखने में प्रॉब्लम होता है तो क्या चीज, कौन सा लेंस पहन करके उसको क्या कर सकता है, ये इसको दूर कर सकता है, तो उत्तल लेंस। उत्तल लेंस अगर पड़ेगा तो क्या होगा उसका, कि उसके दीर्घ दृष्टि दोष से जो वो क्या हो जाएगा, उसका दूर हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या कौन सा लेंस का इस्तेमाल करते हैं, उत्तल लेंस का इस्तेमाल करते हैं। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो आप लोग जानते हैं विरंजक चूर्ण जो होता है ना, ब्लीचिंग पाउडर जिसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में, ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या होता है, CaOCl2 होता है। क्या होता है, CaOCl2 होता है, ठीक है ना। ये तो कैल्शियम कार्बोनेट होता है, और वो क्या CaO2 का क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है ना, जिसको हम लोग दूधिया चूना भी कहा जाता है उसको। कौन सा पदार्थ लाल लिटमस पत्र को नीला करता है, तो हम लोग जानते हैं कि लाल लिटमस पत्र को कौन सा पदार्थ नीला करता है, तो वो क्या कहलाता है, क्षार कहलाता है। क्या कहलाता है, क्षार। क्षार का काम क्या है, लाल लिटमस पत्र को क्या कर देता है, नीला कर देता है। अगर यहीं पे क्या होता है, नीला लिटमस पत्र होता तो क्या होता है, अम्ल होता है। नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता तो अम्ल होता, लेकिन लाल लिटमस पत्र को नीला कर रहा है तो कौन हो जाएगा, क्षार हो जाएगा, ठीक है। कौन सा अभिलक्षण वंशांगत नहीं है, वंशांगत का मतलब क्या होता है, जो खानदानी होता है ना। कह रहे हैं कि इसमें से कौन ऐसा है जो खानदानी नहीं है, कौन सा अभिलक्षण जो है आदमी के अंदर जो खानदानी कुछ ना कुछ असर होता है ना जी, कौन सा इसमें लक्षण है जो खानदानी नहीं होता है। आंख का रंग बिल्कुल खानदानी होता है, वंशांगत होता है। वंशांगत मतलब क्या होता है, खानदानी। तो जो आपको जो बाप दादा है वो आपको भी होगा, तो वही वंशांगत कहा जाता है, ठीक है। आंख का रंग बिल्कुल होता है, माँ बाप पर बच्चों का आंख जाता है, ठीक है। चमड़ी का रंग, चमड़े का रंग भी होता है, अगर बाप काला था तो बेटा भी काला हो जाता है किसी किसी का, ठीक है। चमड़े का रंग भी क्या होता है, वंशांगत होता है। उसके बाद बाल की परिस्थिति भी होती है, बाल अक्सर देखा जाता है, बाप का बाल अगर उड़ जाता है तो बेटा का बाल भी उड़ जाता है, बाप का बाल और बेटा का बाल सेम होता है। लेकिन शरीर का आकार क्या हो सकता है, शरीर का आकार मोटापा हो सकता है, कोई पतला हो सकता है, ये किसका है, ये वंशांगत नहीं है, समझे। शरीर का आकार क्या हो सकता है, ये शरीर का आकार वंशांगत नहीं है, ठीक है, खानदानी नहीं है। अच्छा, बोला है कि शुद्ध जल का पीएच कितना होता है, तो हम लोग जानते हैं अगर शुद्ध जल का पीएच कितना होता है, 7 होता है ना। अगर अम्लीय पूछा जाता तो 6 होता। अगर मतलब कुछ क्वेश्चन नहीं है इसमें, सिर्फ शुद्ध जल पूछा गया कि शुद्ध जल का पीएच कितना होता है, शुद्ध जल का पीएच कितना होता है, 7 होता है, ये बात हम लोग जानते हैं, ठीक है। बोल रहा है कि क्वेश्चन नंबर 38 में कह रहा है कि कौन सा कार्बन यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील होता है, तो अधिक अभिक्रियाशील कौन होता है, जो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, ठीक है। जो डबल मतलब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जो होता है ना, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है, बहुत अधिक अभिक्रियाशील होती है, ठीक है। तो ये मीथेन तो होगा नहीं, ये सिंगल बॉन्ड होता है, ये भी नहीं होगा, सिंगल बॉन्ड होता है, ये भी नहीं होगा, ये भी क्या होगा, सिंगल बॉन्ड बनाएगा। जो इथीन है आपका, क्या है, इथीन है, ये सबसे अधिक क्या होगा, अभिक्रियाशील होगा, क्योंकि ये क्या बनाएगा, डबल बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। चलिए आगे वाला क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, हाइड्रोजन के दो परमाणु के बीच कितने बंधन होता है, तो हम लोग देखते हैं कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच हमेशा क्या होता है, सिंगल बॉन्ड बनता है। क्या होता है, एक बंधन बनेगा, मतलब बोले सिंगल बॉन्ड बनता है, ठीक है। विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रा क्या होता है, तो हम लोग जानते हैं विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रा क्या होता है, वॉट होता है या किलोवाट पर घंटा होता है, या उसी का दूसरा नाम क्या होता है, यूनिट। इसमें कौन सा आंसर दे रखा है, यूनिट, है ना। तो कौन सा हो जाएगा, यूनिट हो जाएगा, है ना। इसका 3 मात्रक होता है, विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक कितना होता है, 3 होता है। क्या क्या होता है, एक वॉट होता है, BOT वॉट। उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, किलो वाट प्रति घंटा होता है, और एक क्या होता है आपका, यूनिट होता है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, यूनिट हो जाएगा, ओके। आप लोगों को प्लीज अगर ये सेशन अच्छा लगे तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में शेयर कर सकते हैं।